नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। को पिछले कुछ महीनों से चल रही बिकवाली और ओवरऑल निगेटिव सेंटीमेंट का इस शेयर पर और इस कंपनी पर कोई असर नहीं हुआ है। मेक इन इंडिया के तहत ये कंपनी जो है वो लगातार प्रोग्रेस किए जा रही है। अगर देखें तो पिछले 6 महीनों में इस शेयर की जो कीमतें हैं वो 73% से बढ़ चुकी है। पिछले 3 महीनों की बात कर ले तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को लगभग 84% का रिटर्न दिया है। वही अगर कोरोना के बाद की बात कर ले तो इसमें 156% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये शेयर 160-170 की लेवल से अब 450 की लेवल तक आ चुका है दोस्तों। तो ये शेयर है दोस्तों माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी का शेयर। आइए जानते हैं इस शेयर के बारे में। पिछले 1 महीने की बात कर ले तो इस शेयर में इन्वेस्टर का इंटरेस्ट कम नहीं हुआ है और इसने इन्वेस्टर्स को लगभग 41% का रिटर्न दिया है, यानी लगातार खरीदारी चल रही है इस शेयर में। और जैसा कि मैंने बताया कि मेक इन इंडिया का बहुत फायदा हो रहा है इस शेयर को। यही नहीं, पिछले 1 हफ्ते की ही बात कर ले तो 1 हफ्ते में जैसा आप देख रहे हैं कि काफी मार्केट नीचे जा चुका है, तो फिर भी इस शेयर में लगभग 11% की इस शेयर की कीमतों में लगभग 11% की बढ़ोतरी देखी गई है सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते में। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास परफॉर्मेंस के बारे में, इसके फाइनेंशियल नंबर्स पर नजर डालेंगे, मार्केट के स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इसके कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस कहां पर सेट हो रही है, इसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, इसके की फैक्टर्स क्या है, की रेशियोज क्या है, ये सब चीजें आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखेंगे कंपनी का ओवरव्यू। अगर देखें तो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुख्य रूप से अलग अलग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए जहाज, पनडुब्बियों, जिसे हम सबमरीन कहते हैं, पनडुब्बियों और विभिन्न प्रकार के जहाजों और संबंधित इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के बिल्डिंग और डेवलपमेंट रिपेयरिंग में लगी हुई है। ये इसका बिजनेस है दोस्तों। 1934 में अगर देखें तो इसे एक प्राइवेट कंपनी के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन 1960 में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया, इसको एक्वायर कर लिया गया और भारत सरकार की कंपनियों में शामिल कर लिया गया। अगर देखें तो ये भारत में सबसे बड़ा और सबसे लीडिंग शिप बिल्डिंग यार्ड है। कंपनी भारत के जहाज निर्माण उद्योग में एक लीडिंग प्लेयर है। 1960 के बाद से ये मुख्य रूप से रक्षा क्षेत्र के लिए निर्माण करता है, यानी कि डिफेंस सेक्टर के लिए निर्माण करता है, डेवलप करता है और इसने अब तक 795 से ज्यादा जहाजों का निर्माण किया है, जिसमें 25 युद्धपोत, उन्नत विध्वंसक से लेकर मिसाइल बोट्स और 3 पनडुब्बियां तक शामिल है दोस्तों। इसने भारत और विदेशों में विभिन्न कस्टमर्स के लिए, अलग अलग कस्टमर्स के लिए मालवाहक जहाजों, यात्री जहाज, आपूर्ति जहाज, पानी के टैंकरों, टग, ड्रेजर, फिशिंग ट्रॉलर, बार्ज और बॉर्डर की डिलीवरी भी की है दोस्तों। ये भारतीय नौसेना के लिए विध्वंसक और पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण करने वाला एकमात्र शिपयार्ड है और भारत में कारवेट बनाने के लिए प्रारंभिक शिपयार्ड में से एक है दोस्तों। अगर इसके बिजनेस की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात कर ले तो कंपनी का जो डॉकयार्ड है वो मुंबई में स्थित है, जो भारतीय नौसेना और पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय भी है। इससे इसको काफी फायदा होता है इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से दोस्तों। ये समुद्र मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है और यूरोप, पश्चिम एशिया और प्रशांत महासागर से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसके ग्राहक भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक और इसके वेंडर्स भी जो है वो मुंबई और उसके आसपास स्थित है और इसे समन्वय और संचालन क्षमता के लिए रणनीतिक रूप से अच्छी तरह से स्थापित करते हैं, इसको एक इस्टेब्लिश कंपनी बनाते हैं दोस्तों। अगर देखें कंपनी की हाइलाइट्स की अगर बात कर ले तो स्ट्रॉन्ग FY 2022-23 की स्ट्रॉन्ग शुरुआत हुई है। कंपनी का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू रहा है 2230 करोड़ पिछले तिमाही में और कंपनी का पैट रहा है 217 करोड़, जो पिछले साल की सेम तिमाही से लगभग 134% अप है और इसका रेवेन्यू भी लगभग 84% अप है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स पर नजर डाले तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि कंपनी अगर देखें नेवल शिप्स की बात कर ले या फिर रक्षा जहाजों की बात कर ले तो डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट
उसके साथ साथ मिसाइल बोट, ऑफशोर पेट्रोल, ये सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके साथ साथ अगर मर्चेंट शिप की बात कर ले तो ट्रेलिंग सेक्शन, हॉपर ड्रेजर, जनरल कार्गो वेसल, मल्टीपर्पज सपोर्ट वेसल, ऑफशोर सपोर्ट सप्लाई वेसल, स्पेशल ट्रेड पैसेंजर कम कार्गो वेसल और 45T बोलार्ड पुल वॉइड टग, ये सारे प्रोडक्ट्स है कंपनी के। इसके साथ साथ अगर कंपनी कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उस पर भी अगर हम नजर डालें दोस्तों, तो एमडीएल जो है अपने उत्पादों की निर्यात क्षमता का उपयोग करने के लिए अंतरराष्ट्रीय विपणन प्रभाग अर्थात रक्षा क्षेत्र में गश्ती जहाज, उसके साथ साथ कारवेट, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर आदि से लेकर युद्धपोत और सिविल क्षेत्र में टग, बार्ज, ओएसवी, एमएसवी जैसे वाणिज्यिक जो युद्धपोत है या फिर जो शिल्प है उनकी स्थापना की है। एमडीएल ने कमर्शियल जहाजों के लिए सिंगापुर और यूके को कार्गो जहाज, इसके साथ साथ ईरान को जलवाहक और मध्य पूर्व के देशों में कई बार मोजाम्बिक को पुलिस नौकाएं, फ्रांस को रेड ड्रेजर, मेक्सिको और बहामा आदि को एमएसवी निर्यात किया है, एक्सपोर्ट किया है दोस्तों। एमडीएल अपने प्रोडक्ट्स और उसकी कैपेसिटीज को प्रदर्शित करने और वैश्विक निर्माताओं यानी ग्लोबल लीडर्स, ग्लोबल प्रोड्यूसर्स के बीच ब्रांड की जागरूकता के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भी भाग लेता है। वो वहां पर जाकर प्रेजेंटेशन भी देता रहता है दोस्तों। और इसके साथ साथ एमडीएल ने निर्यात के लिए अपने उत्पादों के लिए बाजार खंडों की मतलब सेगमेंट्स की पहचान करते हुए रक्षा और नागरिक क्षेत्र में इसकी जो एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स है या फिर निर्यात आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए एक बाजार प्लान भी विकसित किया है दोस्तों। तो ये सारे की फैक्टर्स है इसके। अब नजर डालेंगे दोस्तों कंपनी के सबसे पहले नजर डालेंगे कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर। अगर यहाँ पर देखें तो फाइनेंशियल ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स का 16 सितंबर को जो क्लोजिंग प्राइस है वो 430 रुपए है। मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि 16 सितंबर को मार्केट में कोहराम मचा हुआ था और निफ्टी से लेकर सेंसेक्स, बीएसई सेंसेक्स भी काफी नीचे बंद हुए हैं। निफ्टी में लगभग 250 अंकों की गिरावट देखी गई है और काफी नीचे बंद हुआ है ये, लेकिन वहां पर भी माझगांव के शेयर्स में लगभग 3% की बढ़ोतरी देखी गई है। अगर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख ले तो 8,682 करोड़ रुपए, कंपनी के शेयर की करंट क्लोजिंग 430 रुपए, ये हाई ऊपर जा चुका है 458 रुपए तक और इसकी 52 वीक की लो लेवल 224 रुपए की है। अगर स्टॉक का पी देखे तो 12.2 का है और अभी भी इंडस्ट्री पी जो 19.6 का है उससे ये काफी नीचे है। आरओसी और आरओई की बात करें तो 25.5 का आरओसी और 19% का आरओई इसको एक अच्छा स्टॉक बनाते हैं। बुक वैल्यू इसकी 165 रुपए की है। कंपनी काफी अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करती है, 2.03% इसका डिविडेंड यील्ड भी है। अगर फेस वैल्यू की बात कर ले तो 10 रुपए की इसकी फेस वैल्यू है दोस्तों। इसके बाद हम नजर डालेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया दोस्तों, रिवेन्यू में कंपनी के ईयर ऑन क्वार्टरली बेसिस पर 84% का रिवेन्यू बढ़ा हुआ देखा गया है। इसके बाद इबिटडा में लगभग 96% की बढ़ोतरी हुई है और ये 310 करोड़ रुपए हो चुका है। पिछले साल की सेम तिमाही में ये लगभग 158 करोड़ रुपए था। इसके बाद पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात कर ले तो इसमें 108% की तेजी देखने को या वृद्धि देखने को मिली है। पिछले साल जहां पर ये 139 करोड़ रुपए था, अब ये 290 करोड़ रुपए हो चुका है। और इसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले तो पिछले साल ये 51 करोड़ रुपए था, जो 201% से बढ़कर इस तिमाही में 154 करोड़ रुपए हो चुका है। दोस्तों काफी शानदार नतीजे दिखा रही है कंपनी इस तिमाही में। इसके बाद ईयरली रिजल्ट्स की बात कर ले तो जैसा कि मैंने पहले ही हाइलाइट्स में बताया दोस्तों, इनका जो रिवेन्यू है वो अब तक का सबसे ज्यादा रिवेन्यू है। ये कंसोलिडेटेड नंबर्स है दोस्तों। तो इनका जो रिवेन्यू है ये अब तक का सबसे ज्यादा रिवेन्यू है। कोरोना से पहले भी कंपनी को कभी इतना रिवेन्यू प्राप्त नहीं हुआ था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कोरोना में जरूर ये 4048 करोड़ रुपए रह गया था, लेकिन वहां से अब ये फिर से 5733 करोड़ रुपए हो चुका है यहाँ पर। इसके बाद इबिडा की बात कर ले तो 852 करोड़ रुपए इबिडा था इसका FY 2019 में, जो अब 845 करोड़ रुपए रहा है। मतलब ये प्री कोरोना लेवल के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुका है दोस्तों इसका इबिडा।
इसके बाद अगर पैट की बात कर ले तो ये भी सबसे ज्यादा है। अगर देखें तो 2018 में इसको 496 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद 533 करोड़ रुपए का हुआ था FY19 में। FY21 की बात कर ले तो 514 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। लेकिन इस साल इसको 600 मतलब FY 2022 में इसको 611 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इसका मार्जिन जो है वो 10.65 है। इसके बाद डिविडेंड की बात कर लेते हैं तो कंपनी ने 245 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया था 2018 में। उसके बाद 100 करोड़, 217 करोड़ और पिछले साल 155 करोड़ रुपए डिविडेंड दिया था और इस साल दिया है 180 करोड़ रुपए। तो अब आगे नजर डालेंगे दोस्तों की रेशियोज पर। अगर ईपीएस की बात कर ले तो कंपनी का ईपीएस जो है वो इस तिमाही में 10.76 रुपए का है, जो पिछली साल के सेम तिमाही में था 4.60 रुपए। इसके बाद अगर आरओसी की बात कर ले तो आरओसी 33% दिखा रहा है, जो पिछले साल की सेम तिमाही में 19% था। अगर नेटवर्थ की बात कर ले तो 3,543 करोड़ रुपए इसका नेटवर्थ है, जो पिछले साल के तिमाही में 3,010 करोड़ रुपए था। और बीवीपीएस की बात कर ले तो यहाँ पर भी 175 रुपए का बीवीपीएस है, जो पिछली साल की सेम तिमाही में लगभग 150 के करीब था दोस्तों। इसके बाद हिस्टोरिकल नंबर्स पर एक बार नजर डालेंगे। अगर देखें तो पिछले 10 साल, 5 साल और 3 साल के लिए इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो इतना खास नहीं रहा था दोस्तों। जैसे कि 10% 10 साल के लिए, 5 साल के लिए भी 10%, 3 साल के लिए 8% का इसका सेल्स ग्रोथ था। लेकिन पिछले एक साल में काफी अच्छा नंबर यहाँ पर देखने को मिला है और 38% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिखा रही है ये कंपनी। इसके बाद स्टॉक प्राइस CAGR की अगर बात कर ले तो पिछले एक साल का नंबर है हमारे पास, जो कि काफी शानदार है। 68% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों तो 10 साल, 5 साल और 3 साल के आंकड़े यहाँ पर भी थोड़े से निराशाजनक है। 10 साल के लिए 2, 5 साल के लिए 2 और 3 साल के लिए 5% था। लेकिन पिछले 12 महीनों में ये 20% का नंबर दिखा रहा है, आंकड़ा दिखा रहा है दोस्तों। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी अभी बढ़ रहा है कंपनी का। और आरओई की बात कर लेते हैं तो आरओई एक कंसिस्टेंट आरओई दिखा रही है कंपनी। 5 साल, 3 साल और लास्ट एक साल में कंपनी ने 19% का आरओई जो है वो कंसिस्टेंटली दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। इसके बाद रेवेन्यू ब्रेकअप की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने बताया कि शिप कंस्ट्रक्शन जो है ये मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेटर है और ये 89% का रेवेन्यू जनरेट करता है। इसके बाद सेल ऑफ बेस एंड डेपो स्पेयर्स ये 8% का रेवेन्यू जनरेट करता है और शिप रिपेयरिंग का जो बिजनेस है कंपनी का वो लगभग 3% का रेवेन्यू जनरेट करता है। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात कर लेते हैं तो प्रमोटर्स के पास काफी शानदार नंबर है यहाँ पर 84.83, ऑलमोस्ट 85% जो है वो प्रमोटर्स के पास है। इसके बाद आता है पब्लिक के पास, तो लगभग 11.5% पब्लिक के पास है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 2.47% शेयर होल्डिंग है और उसके बाद डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और अदर्स के पास 1.15% की शेयर होल्डिंग है यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों अगर देखें तो कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर हम नजर डालने वाले हैं। फ्यूचर प्लान्स की अगर बात कर ले तो इसमें सबसे पहले नंबर पर मैं बात करूंगा ग्रेविंग ड्राई डॉक की MDL लंबे समय से इस तरह के सूखे गोदी को विकसित करने पर विचार कर रहा है और उसने MBPT के बगल में भूमि का अधिग्रहण भी कर लिया है। एक ग्रेविंग ड्राई डॉक भविष्य में विभिन्न नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स का निर्माण करने के लिए सक्षम है, जैसे कि NGD, NGC, NGF और जहाज पनडुब्बी की मरम्मत के लिए इसका यूज हो सकता है दोस्तों। इसके साथ साथ कंपनी ग्रीनफील्ड शिपयार्ड भी बनाने की प्लानिंग कर रही है। ये नावा जो नवी मुंबई में स्थित है वहां पर एक शिप लिफ्ट, वेट बेसिन, वर्कशॉप, स्टोर और इमारतों के साथ साथ 40 एकड़ के क्षेत्र में फैले जहाज की मरम्मत की सुविधा के साथ एक ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित करने के अवसर पर भी कंपनी की प्लानिंग चल रही है। वो विचार कर रही है और परियोजना के लिए आवश्यक जो पूंजीगत व्यय जिसे हम कैपेक्स कहते हैं वो लगभग 2000 करोड़ रुपए का है और सुविधा के निर्माण में 5 से 7 साल लगने वाले हैं। तो ये भी कंपनी का एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है। इसके बाद प्रोजेक्ट P75 इंडिया
FY 2022-20 की बात कर ले तो कंपनी को भविष्य की पनडुब्बी परियोजना जिसे P75I के नाम से नाम दिया गया है उसके लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था और इसके लिए MOD से RFP का इंतजार किया जा रहा है। जुलाई 2021 में परियोजना के तहत 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए RFP जारी किया गया था। पनडुब्बियों का निर्माण कंपनी द्वारा लार्सन एंड टुब्रो के साथ साझेदारी में किया जाएगा और परियोजना की जो लागत है, कुल लागत दोस्तों, वो लगभग 40,000 करोड़ रुपए की रहने वाली है। तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है कंपनी के, ये RFP फेज में है अभी। अगर अगला पॉइंट देख ले तो 2500 शिपिंग कंटेनर्स जो है उसके निर्माण के लिए इसको कॉनकोर लिमिटेड से 2 ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुके हैं। इसके बाद लॉन्च बोट की मरम्मत के लिए MBPT का एक ऑर्डर भी मिला है कंपनी को। इसके साथ साथ स्वदेशी मिडजेट का डिजाइन और डेवलपमेंट कंपनी ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। और अगर लास्ट पॉइंट देख ले तो टाटा एडवांस सिस्टम के सहयोग से 6 पैक्स हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड इलेक्ट्रिक वेसल भी कंपनी ने डेवलप कर लिया है दोस्तों। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब तक इंडियन गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत ये इनिशिएटिव जो है कंपनी का उसको बढ़ावा देती रहेगी, कंपनी को जो है इससे काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि कंपनी काफी चीजें इन हाउस बनाने का प्रयास कर रही है और उससे उसकी उनको इंपोर्ट करने की जो लागत है उसमें कमी आ सकती है और कंपनी के प्रॉफिट में ये नंबर्स मिल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर अदर की फैक्टर्स की बात कर ले तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों कि प्रोजेक्ट 75-1E जो वाक्षिर है, इसमें MDL ने 20 अप्रैल 2022 को प्रोजेक्ट 75-1E वाक्षिर की 6th स्कॉर्पियन सबमरीन को लॉन्च किया है और इसके साथ साथ भारत की मेक इन इंडिया पहल में एक शानदार जो वे है इसका उसको जारी रखा है। MDL ने चौथे P-15B विशाखापत्तनम क्लास गाइडेड मिसाइल जिसे मिसाइल डिस्ट्रॉयर जिसको सूरत नाम से जाना जाता है और इसके साथ साथ दूसरा डिग्री P-17A नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट नाम से उदयगिरी को भी उसने लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किया गया है 17 मई 2022 को और ये कंपनी के जो राह है या फिर कंपनी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है इसमें काफी अच्छी उपलब्धि इसको माना जाएगा। इसके साथ साथ कंपनी अपने बिजनेस के डाइवर्सिफिकेशन पर भी फोकस कर रही है। कंपनी अपनी गतिविधियों में विविधता लाने के लिए और पानी के भीतर के उपकरण या फिर प्लेटफॉर्म है, मरीन इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म है, हेवी इंजीनियरिंग उपकरण है, ऑफशोर प्लेटफॉर्म आदि के क्षेत्र में उपस्थिति बढ़ाने के लिए कंपनी फोकस कर रही है। डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम को मजबूत बढ़ावा देने के लिए MDL ने पनडुब्बी डिवीजन में अलग टीम का गठन भी किया है दोस्तों। तो काफी फोकस है कंपनी अपना जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने के लिए। इसके बाद अगर देखें तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें ज्यादातर समय 5,000 से 7,000 करोड़ का बैंक बैलेंस रहता है, FD होती है। इसे बैंकों में जमा राशि से हर साल 500 से 600 करोड़ रुपए का ब्याज भी मिलता है दोस्तों। तो काफी शानदार बैलेंस शीट है कंपनी का। वहां पर FD मुख्य रूप से ग्राहकों के अग्रिम रूप से जो उनको पैसा मिलता है या फिर एडवांस पेमेंट जो होता है उससे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि जहाज निर्माण भागों के लिए जो विक्रेता है उनके पैसे का भुगतान या फिर उनको एडवांस नहीं दिया जाता है, तब तक ये पैसा जो है वो बैंक में सुरक्षित रहता है दोस्तों। तो काफी अच्छी प्रणाली है कंपनी की। इसके साथ साथ अगर देखें तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है उसमें कंपनी की लगभग 47% की हिस्सेदारी है। ये रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत के पश्चिमी तट पर एक प्रमुख शिपयार्ड है। इसे 2020 में 31 करोड़ और 2019 में गोवा शिपयार्ड से 47 करोड़ रुपए का डिविडेंड भी प्राप्त हुआ है। काफी की फैक्टर जो है कंपनी के काफी शानदार है दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले
अब हम देखने वाले हैं कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही नई नई जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही नई नई जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपकी हेल्प करता रहूंगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर, जानते हैं टारगेट प्राइस के बारे में। हमने अब तक कंपनी के बारे में जाना, साथ ही देखा कि कंपनी का जो बिजनेस है वो क्या है, कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है, कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्टस क्या है, कंपनी को किन चीजों का फायदा होने वाला है, किन चीजों पे कंपनी फोकस कर रही है। इसके साथ साथ कंपनी के की फैक्टर्स क्या है, कंपनी के शेयर के जो मूवमेंट है वो किन चीजों पे डिसाइड कर सकती है, वो सारी चीजें हमने देख ली। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये एक गवर्नमेंट कंपनी है दोस्तों। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी अपनी जो लीडिंग पोजीशन है उसको किस तरह से यूज करती है अदर इंटरनेशनल मार्केट में अपनी धाक जमाने के लिए या फिर अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए। इसके साथ साथ अगर देखें तो ये शेयर एक दमदार शेयर है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये एक सेफ ऑप्शन भी है। और कंपनी का जो आउटलुक है उसमें भी काफी स्ट्रांग बना हुआ है। बैलेंस शीट में लगभग 5 से 7 हजार करोड़ रुपए का इसका जो है वो एफडी है, उससे ब्याज आ रहा है, उससे अतिरिक्त कमाई हो रही है कंपनी की। साथ ही सरकार की मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी है उसका फायदा कंपनी के बिजनेस में हो रहा है और आगे भी हो सकता है। साथ ही ये जो है ये गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट का सपोर्ट इसे मिलता रहेगा और ये फैक्टर इसे एक सेफ ऑप्शन भी बनाता है। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करते हो दोस्तों कि ये एक साल में 100% अप जाएगा, मतलब 70 80 90 100 200% अप जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये एक स्टेडी स्टॉक है और ये सिक्योरिटी के साथ आपके पैसों को एक अच्छा मुनाफा करा के दे सकता है। ये ऐसा स्टॉक है, पिछले साल जरूर हमने इसमें 70% मोर देन 70% का हमने ग्रोथ देखा है दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो कोरोना में जो इसका ग्राफ डाउन गया था या इसकी अर्निंग कम हुई थी उसके वजह से इसका इतना ये 70 से 80% अप जा चुका है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कंपनी एक अच्छा ऑप्शन आपको साबित हो सकती है। अगर सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाए तो अगले एक साल में इसमें कम से कम 35 से 40% की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है और शेयर की प्राइस जो है वो 550 से 600 की लेवल छू सकती है, ऐसा हमारा मानना है। तो दोस्तों ये था माझगांव डॉक्स एंड शिप बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी के शेयर का फुल एनालिसिस। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।